हेलो एवरीवन। हम अपना लेसन कर रहे हैं इंडियन फेडरलिज्म यानी कि भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद में हमने अभी तक संघवाद के मीनिंग को समझा, संघात्मक उसकी विशेषताओं को समझा और अब हम एकात्मक विशेषताओं को भी हमने कवर किया है। अब हम कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उस विवाद यानी कि उनके संबंधों को अच्छा करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। उस आयोग का नाम सरकारी आयोग था। उस आयोग की कुछ सिफारिशें थी और उन सिफारिशों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम कुछ सिफारिशें कवर की थी, कुछ सिफारिशें हम आज कवर करेंगे। एकात्मक का अर्थ क्या है कि यानी कि जब देखो शक्ति और सत्ता केंद्र और राज्य दोनों को दी गई हैं, बट कुछ एक मामलों में केवल केंद्र सरकार ही शक्तिशाली होती है, तब वो एकात्मक विशेषताएं कहलाती हैं। और जो हमारा भारत देश है इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। तो यहाँ हम अब सरकारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं वो सारी सिफारिशों को हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों एवं राज्यपालों से परामर्श लिए जाने की व्यवस्था के संबंध में समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इनकी नियुक्ति के मामलों में होने वाली देरी को रोका जा सके। तो ये आयोग ने सिफारिश की है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में तबादला करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त संबंधित न्यायाधीश की स्वीकृति भी ली जानी चाहिए। तो इसमें है ना इस तरह के फैसले लिए गए कि ताकि केंद्र सरकार की भी संतुष्टि हो और राज्य सरकार की भी संतुष्टि हो और दोनों के संबंध अच्छे हो जाएं, दोनों में किसी प्रकार का विवाद न किया जाए, इसलिए ये कुछ एक सिफारिशें ऐसी की गई थी। आगे है अखिल भारतीय सेवाएं। सरकारी आयोग ने कृषि, सहकारिता, उद्योग, इंजीनियर, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का सुझाव दिया था और यह कहा था कि भारतीय सेवाओं को शक्तिशाली बनाए जाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन। सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और समस्त भारत में समान रूप से त्रिभाषाई फार्मूला लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा न हो, उनके संबंध अच्छे बने रहें। जांच आयोग की नियुक्ति। किसी राज्य के मुख्यमंत्री अथवा भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होनी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि किसकी मिस्टेक है इसमें, कि केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है, तो जांच आयोग उसकी जांच पड़ताल करे। तो इसलिए ये सारी कुछ एक सिफारिशें इसमें की गई थी, जिससे कि इनको लगा कि इन सिफारिशों से केंद्र और राज्य के मध्य संबंध सुधर जाएंगे। तो इन सभी को आप अच्छे से लर्न कर, जो पॉइंट कई पॉइंट दिए हैं, कई पॉइंट मैंने आपको समझाए, जो आपको ईजी लगे कम से कम 7 to 8 आप अच्छे से इनको लर्न करें। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है कि केंद्र और राज्यों के वैधानिक संबंध कैसे हैं, उनके वैधानिक संबंधों के बारे में हमने बताना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत देश में द्वैध शासन को अपनाया गया। द्वैध शासन यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अपनाया गया, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया गया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण करने में स्वतंत्र हैं। संघ और राज्य सरकारों के लिए सत्ता का स्रोत संविधान है। जो संविधान का भाग है 11 तथा 12 में अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के संबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भाग 11 में वैधानिक और प्रशासकीय संबंधों का वर्णन किया गया है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया। इसमें ना क्वेश्चन में हमने ये बताना कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक संबंध किस तरह से हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे हैं उनके। तो ये अनुच्छेद आपको सारे के सारे याद रखने हैं कि 11 तथा 12 में 245 से 263 तक
संघ और राज्यों के संबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भाग 11 में वैधानिक और प्रशासकीय संबंधों का वर्णन किया गया है, जबकि 12 में वित्तीय संबंधों का। तो इसमें है ना, ये समझाने की बात इतनी नहीं है, तो आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा अनुच्छेद वगैरह। तो संविधान निर्माताओं ने न केवल संघीय सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बताया है, बल्कि उसको राज्यों की तुलना में अधिक कर्तव्य और दायित्व भी सौंपे हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों ने संविधान का निर्माण किया था, वैसे तो उन्होंने शक्तियों का विभाजन देखो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में कर दिया, बट जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो लास्ट में किसका फैसला मान्य होगा? केंद्र सरकार का। तो संविधान निर्माताओं ने भी यही कहा कि केंद्र सरकार सर्वोच्च है, लास्ट में इसके फैसले को ही मान्य किया जाए, और उसको ही उन्होंने कानून निर्माण की शक्ति भी दी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में इस बात का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती हैं। दोनों सरकारों की शक्तियों को अनुच्छेद 246 के अनुसार 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, और ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सारी की सारी मैंने आपको करवा दी हैं। सारे के सारे विषय मैंने आपको बताए हैं, कितने हैं कितने नहीं। तो ये इनके बीच में वैधानिक संबंध हैं। तो इसमें वैधानिक संबंधों में क्या आ गया? 3 सूचियाँ। 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ इसमें शामिल हैं। इनके बारे में सारे के सारे विषय मैंने आपको बता दिए। यहाँ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, इन अनुच्छेद को भी आप अच्छे से लर्न करें। जैसे संघ सूची है तो 246(1) अनुच्छेद है ये। राज्य सूची अनुच्छेद 246(3) है। समवर्ती सूची 246(2) है। तो इन अनुच्छेदों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे अवशिष्ट शक्तियाँ। सबसे पहले तो आपको अवशिष्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको अवशिष्ट का मीनिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे कि अवशिष्ट क्या है। देखो, सारी की सारी शक्तियाँ जब संविधान बना इन 3 सूचियों में बांट दी गई। अब क्या है, नए नए विषय दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, देश डेवलपमेंट कर रहा है, तो नए नए विषय और भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो बच चुकी हैं, शक्तियाँ जिनका बंटवारा इन तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है, तो अवशिष्ट यानी कि बची हुई शक्तियाँ। ये वर्ड आपने इसका मीनिंग इसको याद रखना है। चाहे तो आप लिख सकते हो इसको, इसके पास अवशिष्ट के पास की क्या मीनिंग है, यानी कि बची हुई शक्तियाँ। तो जो भारत का संविधान है 200 ये अनुच्छेद 248 के अनुसार कि कुछ एक ऐसे विषय जिनका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं। केंद्र ऐसे कर लगा सकता है जिनका राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि इन अवशिष्ट शक्तियों पर किसको अधिकार है बनाने का? तो वो अधिकार है केंद्र को। वैधानिक संबंधों के विषय में संघ की सर्वोच्च स्थिति। संघ यानी कि अपने केंद्र की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची स्थिति, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्योंकि राज्य और संघ दोनों को बराबर के अधिकार दिए गए थे, परंतु मैंने बार बार यही लाइन में बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बार बार इस लाइन को रिपीट ही करना है इसमें, कि विवाद हो जाए तो लास्ट में किसका फैसला मान्य? सर्वोच्च, इसका संघ का, यानी कि केंद्र का। तो कौन सर्वोच्च हुआ, संघ या केंद्र? राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्रीय कानून। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके यह घोषणा कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संघीय संसद को उस विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु राज्यसभा फिर से प्रस्ताव पास करके इस अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। यानी कि राष्ट्रीय जो महत्व के विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का हो जाता है। राज्य विधानमंडलों की प्रार्थना पर। अनुच्छेद 252 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संघीय संसद से प्रार्थना करें, तो उसे उन राज्यों के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु ऐसा कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था, जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना की थी। नए राज्यों के निर्माण करने, सीमाओं में परिवर्तन, पुनर्गठन का अधिकार, ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं।
तो ये संसद को प्राप्त हैं। संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी सीमा को, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो सारा का सारा अधिकार किसको है? तो ये सारे का सारा अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य के विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति। ये सारे के सारे पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा ढंग बदल दिया जाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर भी हैं। राज्य के विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति। जैसे राज्य में कुछ विधेयक पास करने होते हैं तो उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। यदि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती है तो विधेयक पास नहीं होता। तो इस प्रकार से भी क्या पता लगता है कि संघ सर्वोच्च है, क्योंकि संघ की ही चली, केंद्र सरकार की ही चली इसमें भी। अच्छा, अनुच्छेद 352 के अनुसार संकट काल की घोषणा करने पर, मैंने आपको कुछ संकटकालीन स्थितियां बताई थी। उन संकटकालीन स्थितियों को जो अधिकार है उन पर वो राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति किस में आ गया? संघीय सरकार में आ गया, यानी कि केंद्र सरकार में। तो ये 352 से 360 में है। तो यहाँ पर 352 का दे रखा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की स्थिति घोषित कर सकता है। ऐसे समय में संसद को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ ये डेट वगैरह भी आप याद कर लेना कि संकटकालीन स्थितियाँ कब पैदा हुई हैं, कब उसमें अशांति। तो यहाँ पर दे रखे सबसे पहले तो 26 अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के समय संकटकालीन घोषणा की गई थी। 10 जनवरी 1968 को इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये एक संकटकालीन स्थिति थी, तो उस समय पर संकटकालीन स्थिति को घोषित राष्ट्रपति ने किया, फिर 1968 में समाप्त कर दिया। दूसरी बार जो घोषणा की गई थी वो 1971 में की गई थी और 1977 तक की गई थी। तीसरी जो घोषणा थी वो 26 जून 1975 को अशांति के समय की गई थी। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ही बता दिया, अब 356 के अकॉर्डिंग बता दिया है। 356 के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति संकटकालीन स्थिति के लिए बोल सकता है कि अब देश में संकटकालीन स्थिति पैदा हो चुकी है, कुछ चीज़ों पर वो रोक लगा सकता है। तो इससे ही पता लगता है कि संघ सर्वोच्च है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा संधियों को लागू करने के लिए संघ सर्वोच्च है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते करवाने हैं, कोई संधियां करवानी है देशों के बीच में, तो वो सारा का सारा अधिकार किसको होता है? संसद को होता है, और संसद ही इन विषयों पर कानून बना सकती है। कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति। जैसे राज्य विधानमंडलों में कुछ विधेयक पास होने हैं तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विधेयक पारित नहीं होते। संघीय कानूनों की सर्वोच्चता, यानी कि संघ के बनाए गए कानून ही सर्वोच्च होते हैं। राज्य से डिस्कस तो जरूर किया जाता है राज्य सरकार से, बट जो कानून सर्वोच्च माने जाएंगे, जिनकी पालना की जाएगी, वो केंद्र सरकार द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट थे। कुछ एक पॉइंट को तो दोबारा वैसे ही वो कर दिया गया है रिपीट। तो आपने कुछ ही पॉइंट को अच्छे से समझना है और उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। अब हम करेंगे इसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध। जो पीछे किया था वो वैधानिक संबंधों को हमने पढ़ा था। अब हम केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक कर्तव्य और दायित्व सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 73 के अकॉर्डिंग संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति है। इसी तरह अनुच्छेद 162 के अकॉर्डिंग राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। राज्यों का संघ के प्रति दायित्व। तो प्रशासनिक संबंधों में हम ये पढ़ेंगे राज्यों का संघ के प्रति क्या दायित्व होता है, यानी कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों को भी संघ के प्रति निभानी होती है ताकि वो संघ के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको निभा सकें अच्छी तरह से।
तभी जाकर उन दोनों में एक तालमेल, एक सामंजस्य स्थापित होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अकॉर्डिंग प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का तथा किन्हीं वर्तमान कानूनों का जो उस राज्य में लागू हैं पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो उस प्रयोजन के लिए है। इसमें अर्थात ये कहा गया कि केंद्र सरकार को शक्ति इसलिए प्रदान की गई है ताकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में कोई बाधा उत्पन्न न करे। कि केंद्र सरकार ने मान लीजिए कोई कानून बना दिया, राज्य सरकार उस कानून को पसंद ना करे, तो ऐसा नहीं है। तो केंद्र सरकार को पहले ही ये शक्ति थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है कि आप अगर कानून बनाते हो तो राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करे। यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती तो वहाँ पर संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी जाती है। तो ये अधिकार केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है। सेकंड, कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण। कि कुछ एक ऐसे मामले हैं जिसमें संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण होता है जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए निर्देश दे सकती है। संघ का निर्देश देने का अधिकार, यानी कि केंद्र सरकार निर्देश यानी कि किसी को डायरेक्शन दे सकती है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व के संचार साधनों का निर्माण, देखभाल, मुरम्मत आदि का कार्य करवाने के लिए राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए निर्देश दे सकती है। यानी कि संघ को है ना शक्तिशाली बताया गया। देखो ये तो बात शुरू से ही मैं आपको लेसन में बता रही हूँ कि वैसे तो शक्तियाँ बराबर बांट दी गई हैं, बट लास्ट में केंद्र सरकार का ही फैसला मान्य होता है और वही कानून बनाती है और राज्य सरकार को उसका पालन करना होता है। अगर कोई विवाद राज्य सरकार उत्पन्न करती है तो संकटकालीन स्थिति की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि जो राष्ट्रपति है वो कर देता है। तो ऐसे ही संघ है ना राज्यों को निर्देश देती है कि आपने संचार साधनों का निर्माण कैसे करना है, देखभाल कैसे करनी है, उनकी मुरम्मत कैसे करनी है। तो इस तरह की चीज़ों का जो निर्देश है वो संघ सरकार राज्य को देती है। रेलों की रक्षा, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में रेलों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती है। राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपना। तो इसमें हम यहाँ तक इतना ही करेंगे, नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको लर्न करें, समझें कि किस तरह से केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, सरकारी आयोग की कब की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, क्या क्या सिफारिशें दी थी, वो सारी की सारी बातें आपने इसमें अच्छे से बतानी हैं। तो आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे। वैधानिक संबंध केंद्र और सरकार के बीच में क्या है, देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, लेकिन इसके सभी अनुच्छेद अगर आप अच्छे से लर्न करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप आर्टिकल ज़रूर अच्छे से लर्न करें ताकि एग्जामिनर आपसे काफ़ी प्रभावित हो इस चीज़ में, और आप उन आर्टिकल को अंडरलाइन ज़रूर करें ताकि एग्जामिनर का बिल्कुल ध्यान उस पर ही फोकस हो कि हाँ बच्चे ने ये आर्टिकल लिखा है, इसके अकॉर्डिंग उसने ये बात बताई है। आप इसमें डेफिनेशन ज़रूर लिखें जब आपसे किसी की परिभाषा पूछी जाती है, या फिर एक दो परिभाषा आप हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लर्न कर लें, वो मैं आपको सारी की सारी टिक करवा दूँगी और बता दूँगी। तो इस तरह आप इसको अच्छे से ऐसे लर्न करें। तो ओके।